1910 में एक प्रपोजल रखा जाता है जिसमें ये बात होती है कि यूएस को फेडरल बनाया जाए, जिसमें जेपी मॉर्गन सबसे आगे होते हैं कि भाई बनना चाहिए। तो बेसिकली 5 लोगों को इकट्ठा किया गया जो उस वक्त वेल्दियस्ट थे, और इसमें से 3 लोग ऐसे जो बोलते हैं नहीं। इत्तेफाक की बात यह है कि वो तीनों फैमिली समेत टाइटैनिक में सफर कर रहे थे, जो कि सिंक होने पर मरे गए। टाइटैनिक को इसलिए डुबाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर इनिशिएट करनी थी। मलेशियन फ्लाइट MH370 वो प्लेन उड़ने की हालत में था नहीं। मलेशियन एयरलाइंस लॉस में जा रही थी। 280 के आसपास उसमें पैसेंजर थे। तकरीबन 40 मिनट बाद उड़ने के डिसअपियर हो गई थी, और उन्होंने जो है इसके जरिए फिर ग्लोबल वो किया है मलेशियन एयरलाइंस को रिवाइव करने का, क्योंकि फिर कई लोगों में चुल होती है ना कि यार अब मलेशियन एयरलाइंस में मुझे बैठना है, देखो क्या होता है। 1962 में एक आदमी को देखा गया हिमालयाज में, एग्जैक्टली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा। वो कहता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ। जो उसका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ थी वो सेम थी, उसकी शक्ल मिलती थी, सारी चीजें मैच की गई, यहाँ तक कि उनका शू साइज भी सेम था। तो वो कहते हैं कि वो नेताजी जो वहां आके रहने लगे थे। एक कॉन्स्पिरेसी है कि उनको हॉस्पिटल में मारा गया, लेकिन फिर इसका काउंटर करते हुए एक नर्स बाहर आई जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने देखभाल करी थी उनकी, मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है अहमद फराज भाई। इनके साथ हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं ये, पर पहले कौन सा डलेगा हमें पता नहीं है। तो हमने इनके साथ एक हॉरर एपिसोड कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग। और अब हम बात करेंगे कुछ फेमस कॉन्स्पिरेसीज की। आजकल कॉन्स्पिरेसी वाले टॉपिक्स पे आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप लोग के कमेंट्स आते कि ऐसे और पॉडकास्ट लेकर आओ, तो हमने कहा कि क्यों नहीं। और सर जो हैं वो काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में एज अ स्क्रिप्ट नरेटर काम कर चुके हैं, राइटर रह चुके हैं, आरजे रह चुके हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, लाइव स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो इनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है बहुत ही अमेजिंग है। और इन्होंने कुछ एपिसोड्स करे थे इनिशियली 8-9 साल पहले पॉडकास्ट के ही, जिसमें इन्होंने खुद बहुत रिसर्च करी कॉन्स्पिरेसीज़ की, और उसी रिसर्च का आज हमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी मज़ा आ रहा है, आप नए नए तरीके की बातें हमें जानने को मिल रही हैं। जो हमने आपके साथ हॉरर एपिसोड भी करा वो साइकोलॉजिकल हॉरर था और बहुत ही फ्रेश था। और आपका तरीका भी बहुत अच्छा है बताने का, समझाने का, बड़े तरीके से बताते हो। उसी की खा रहे हैं समझ लो। इसी बात के पैसे हैं। इसी बात के पैसे हैं, समझ लो आप। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं भाई? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंट्रीगिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होता है किसी के लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर ना सबके अंदर एक गॉसिप की वो होती है। तो ये ना एक तरह का ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो किसी ऐसी फेमस हादसा ही कहूँगा मैं के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आना जो पब्लिक जो बेसिकली उसको एक ऐसा हादसा बना दे जिसका कोई क्लोजर नहीं है, तो ये बड़ा इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फिर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब वैलिड होती हैं जब उसके साथ उसके सबूत हों। करेक्ट। वरना तो बनाने को तो कुछ भी थ्योरी बना दो आप, राइट, बट जब उसके साथ उसके सबूत निकाले जाते हैं और उसकी रिसर्च होती है और उसके कुछ पेपर्स या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ बयान ऐसे निकल के आते हैं कि लगता है कि यार हाँ कुछ तो कहीं पर गड़बड़ है, तो उस वजह से फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज आई थिंक हम सबसे पहले तो पिछली सदी की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो टाइटैनिक की सिंकिंग थी उसके ऊपर बात करते हैं। टाइटैनिक पे फिल्म भी बन चुकी हैं, टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बहुत बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टाइटैनिक की ना हर जो बात हुई है उसमें किसी एक थ्योरी पर ध्यान दिया गया है। हम जो है उसकी मल्टीपल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा हादसा कोई एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज़ टू बी मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज अराउंड इट। तो टाइटैनिक की भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जो उसके अराउंड जुड़ी हुई हैं, और मैं तो इसको एक अलग तरीके से बयान करता हूँ। मेरे हिसाब से टाइटैनिक वाज अ परफेक्ट मास मर्डर एवर डन। तो सर जैसे आपने बताया इस पे मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज है, और आपने अपना कंक्लूजन भी बता दिया। तो सबसे पहले उस कॉन्स्पिरेसी पे बात करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और रियल लगती है। टाइटैनिक की देखिए, अच्छा मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊं, सारी कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में, इंडिविजुअल नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि टाइटैनिक ने अपना जो पहला वॉयज था वो 1912 12 अप्रैल को शुरू किया था, ठीक है। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही थी वो शिप, और उसको ये सफ़र कुछ दिनों में कवर करना था।
और 12 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल को वो शिप सिंक हो गई। और सिंक भी ऐसे हुई कि हमने सबने फिल्म में देखा है और देखा है कि वो टूटी बीच में से। अब इतनी बड़ी शिप जिसको अनसिंकेबल बताया जा रहा था उस टाइम, लग्जूरियस शिप, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, उस नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट शिप उस टाइम की, वो कैसे ऐसे आइसबर्ग से टकरा गई कि वो 2 टुकड़े में हो गई। वो भी वो कैप्टन जो शिप के कैप्टन थे, वो उस रूट पे और बहुत सारी शिप्स अपने पूरे करियर में चला चुके थे। उनको कैसे नहीं पता था कि वहां पर आइसबर्ग है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ आइसबर्ग था और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी? ठीक है, मैं मानता हूँ आइसबर्ग्स जो हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, थोड़ी पोजीशन चेंज होती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी पोजीशन इतनी चेंज हो गई कि उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दिखाई दिया इतनी बड़ी शिप को, और लास्ट मोमेंट पे ऐसे दिखाई दिया कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और वो तोड़ दिया। देखिए, इसके लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहते थे। ठीक है, टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहते थे क्योंकि टाइटैनिक में बॉटम पे 16 चेम्बर्स बनाए गए थे, जो चेम्बर्स इंडिविजुअल थे और वैक्यूम पैक थे, और एक चेम्बर बंद हो जाए अगर तो बाकी चेम्बर्स में पेनिट्रेशन नहीं हो सकती थी। इसलिए उसको अनसिंकेबल बताया गया कि अगर किसी वजह से डैमेज होता है, पानी एक चेम्बर में आ जाता है, तो बाकी चेम्बर्स ऑटोमेटिकली सील हो जाएंगे, इसलिए पानी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए अनसिंकेबल है। और ऐसे 16 चेम्बर्स बनाए गए थे कि ताकि 1, 2, 3, 5 भी पेनिट्रेट हो जाए तब भी बाकी संभाल लें। तो ऐसा क्या हुआ? और जिन्होंने टाइटैनिक बनाया था वो कौन से कंपनी थी? ये अब मैं उसी पे आ रहा हूं कि 1900s में एक जो ये शिप के थ्रू ट्रैवल का वो था, वो बड़ा चरम सीमा पे था। ठीक है, हर कोई अपनी छोटी शिप, बोट्स वगैरह लॉन्च कर रहा था। उसमें 2 कॉम्पिटिटर्स थे बड़े, एक था क्यूनार्ड करके कंपनी थी और एक थी वाइट स्टार क्रूज। ठीक है, क्यूनार्ड करके जो कंपनी थी, ये थोड़े ज़्यादा ये टॉप पे थे बेसिकली, और हर चीज़ में आगे थे। मतलब सबसे पहले उन्होंने शिप्स लॉन्च करी, बड़ी लॉन्च करी। वाइट स्टार क्रूज उनके कंपटीशन में लॉन्च करता था तो कुछ और नई चीज़ ले आते थे। तो क्यूनार्ड के पास फंडिंग अच्छी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी चीज़ें लॉन्च करते थे। अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि हम 2 शिप लॉन्च करने वाले हैं जो इस शिप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आएगा। वो 2 शिप्स कैसी होंगी? फास्टेस्ट क्रूज शिप होंगी और लग्जूरियस, मोस्ट लग्जूरियस क्रूज शिप होंगी। अब वाइट स्टार क्रूज के लोग सारे इकट्ठे हुए कि भाई ये क्या मतलब है? अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, हमारी शिप में आएगा कौन? तो ओवरनाइट कुछ करना पड़ेगा। तो ओवरनाइट वो होता है ना, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो उल जलूल जो ख्याल आते हैं आप एग्जीक्यूट कर देते हो। तो उसके सीईओ ने आओ देखा ना ताओ अनाउंस करवा दिया कि जी वाइट स्टार क्रूज 3 शिप लॉन्च कर रहा है, 2 नहीं 3 शिप लॉन्च कर रहा है, जो सबसे बड़ी होंगी, सबसे लग्जूरियस होंगी और अनसिंकेबल होंगी। वहां से जन्म हुआ 3 शिप्स का, ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक। ये 3 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ कि वाइट स्टार क्रूज इनको लॉन्च करेगा। अब अनाउंस तो कर दिया, लॉन्च भी कर दी कि हाँ बनेंगी, अब उनको बनाने में पैसा चाहिए। तो इन्होंने फिर, जो इनके सीईओ थे, उन्होंने फिर मार्केट में बात फैलाई। यहाँ एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन जो उससे पहले सबसे बड़े बैंकर, फाइनेंसर थे, उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंस करूँगा। ना यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो इंसान इतने टाइम से फाइनेंस इंडस्ट्री में को फाइनेंस कर रहा है, बैंकिंग में अपना पैसा लगा रखा है, या जो उस वक्त लेंडर्स होते थे उन पे पैसा लगा रखा है, रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, वो अचानक से शिपिंग इंडस्ट्री में क्यों घुस रहा है? वो भी एक ऐसी कंपनी में जिन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी जिसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अब इसका टाइमलाइन जुड़ता है 1910 में एक प्रपोजल रखा जाता है जिसमें ये बात होती है कि यूएस को फेडरल बनाया जाए, जिसमें जेपी मॉर्गन सबसे आगे होते हैं कि भाई बनना चाहिए। फेडरल होने का मतलब ये है कि जो वेल्दिएस्ट लोग हैं वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करेंगे, अपने पैसे का कुछ हिस्सा, और आगे उसको लेंड किया जाएगा एक इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ से फॉर्मेशन होती है बैंक्स की, जहाँ पर इसमें 3 लोग ऐसे थे, तो बेसिकली 5 लोगों को इकट्ठा किया गया जो उस वक्त वेल्दिएस्ट थे,
और इसमें से 3 लोग ऐसे थे जो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वो 3 जो हैं मार्केट कंट्रोलर्स थे, वो मार्केट को कंट्रोल करते थे कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो उनका हिसाब ये था कि अगर ये कर दिया तो फिर कंट्रोल सबके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना कंट्रोल क्यों दें। इत्तेफाक की बात यह है कि वो तीनों फैमिली समेत टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे, जो कि सिंक होने पर मारे गए। और 1913 में फेडरल रिजर्व की घोषणा हुई, यूएस फेडरल हुआ, और एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से जेपी मॉर्गन ने वाइट स्टार क्रूज में इन्वेस्ट ही इसलिए किया था क्योंकि वो बैंकिंग या रिजर्व बैंक जो है या फेडरल रिजर्व जो है वो सिर्फ एक फ्रंट था, इनको हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस, वॉर्स फंड करनी थी। अब ये कहाँ से आता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसका सबूत क्या है? 1913 में फेडरल अनाउंस होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, जिसको फंड करते हैं जेपी मॉर्गन जैसे लोग, अच्छा, फेडरल रिजर्व जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। ये पैसा कहाँ से आता है? वही वेल्दी लोग जो अपने पैसे का कुछ हिस्सा वहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक है। तो इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी कि टाइटैनिक को इसलिए डुबाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर इनिशिएट करनी थी। वर्ल्ड वॉर क्यों इनिशिएट करनी थी? क्योंकि उनके हिसाब से अगर दुनिया में कंट्रोल लाना है तो पहले उथल पुथल मचानी पड़ेगी। जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, तो कहाँ पे जाएंगे वो? बैंक्स के पास पैसा लेंगे और फिर उनके पैसे से हम पैसा बनाएंगे। कंट्रोल सब चीज़ों का हमारे हाथ में होगा। अगर आप कोई बोर्ड गेम खेल रहे हो और आपको वो बोर्ड गेम पे कंट्रोल चाहिए तो आपको कभी कभी रीसेट करना पड़ता है। इनका वर्ल्ड वॉर वॉज अ रीसेट फॉर देम। ठीक है, तो टाइटैनिक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 से भी जुड़ी हुई थी। और फिर हमने ऐसा भी सुना है कि शिप की रिप्लेसमेंट हुई थी। वो एक दूसरा वो है। तो एक बुक आई थी 1998 में, टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। उसमें ये बताया गया और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया गया कि टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं। अच्छा। जो डूबी वो शिप थी ओलंपिक। हुआ ये कि 1910 में ओलंपिक को लॉन्च कर दिया गया। तो जब वाइट स्टार क्रूज ने 3 शिप अनाउंस करी, ओलंपिक, ब्रिटानिक, टाइटैनिक, तब तीनों शिप्स को एक ही यार्ड में बनाने का फैसला हुआ। जीपी मॉर्गन ने पैसे लगाए, पैसा जो अब ओलंपिक पहले बन के तैयार हो गई। ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम रखा गया, साइज में फ़र्क दे दिया गया। कहते हैं ओलंपिक टाइटैनिक से बड़ी थी। अच्छा, ठीक है, तो ओलंपिक को पहले लॉन्च किया गया 1910 में और उसने अपना वोएज भी पूरा किया। फिर वो 2-3 वोएज उसने पूरे किए अपने सक्सेसफुली। उसके बाद उसका हुआ एक्सीडेंट। एक रॉयल नेवी शिप थी उसके साथ, HMS हॉक के नाम से। ठीक है, HMS हॉक क्योंकि रॉयल नेवी शिप थी तो उसमें इस तरह के प्रोविजंस थे कि अगर एनिमी शिप आसपास आ जाए तो उसके प्रोपेलर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ओलंपिक के प्रोपेलर्स और वो सब में बहुत डैमेज आया और उसके रिपेयर के लिए उनको कई $1 मिलियन की ज़रूरत पड़ी। तो फिर हुआ कि उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया तो कोर्ट में केस चला। अब क्योंकि वो रॉयल नेवी शिप थी तो रॉयल नेवी शिप को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सारा ब्लेम आया ओलंपिक के क्रू पे, और ओलंपिक के क्रू पे ब्लेम आने की वजह से उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। और उन वाइट स्टार क्रूज के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे से उसकी रिपेयर करा सकें। तो उन्होंने डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह लगा के उसको सिर्फ इतना कर दिया कि वो पानी में जा सके, और उसको टाइटैनिक के नाम से लॉन्च किया गया ताकि जब वो डूबे तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और वही हुआ। टाइटैनिक का आई थिंक कुछ अबाउट $6 मिलियन to $7 मिलियन इंश्योरेंस वाइट स्टार क्रूज को मिला था डूबने के बाद। और ये पूरे पेपर्स लगाए गए बुक में। और फिर और जो ओलंपिक थी, जो कि अकॉर्डिंग टू द बुक एक्चुअली टाइटैनिक थी, उसने कई साल अपना वोएज बिल्कुल सक्सेसफुली किया है। वो बिल्कुल उसके टाइटैनिक के बाद भी चलती रही है, सिंक होने के बाद। तो ये एक वो है। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी बैक अगर थोड़ा चले जाएं
तो टाइटैनिक का डिज़ाइन बना था 1910 के आसपास, 1909। उससे 14 साल पहले एक बुक आई थी जिसमें एक ऑथर ने एक शिप का जिक्र किया था, टाइटन। उसके जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो ब्लूप्रिंट्स टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट से एग्जैक्टली मैच करते हैं। यानी कि जो टाइटैनिक बनाई गई थी वो उस बुक के ब्लूप्रिंट्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। अच्छा, जो 16 चेम्बर्स अनसिंकेबल हैं और जो इतनी बड़ी शिप है और वो इंडिविजुअल चेम्बर्स हो जाते हैं, और उस बुक में भी टाइटन सिंक हो जाती है। और उस बुक में भी टाइटन को सिंक करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का जिक्र हुआ था, मतलब वो सिंक हुई नहीं थी, कराई गई थी उस बुक में भी। सो बुक तो फिक्शनल थी। तो अच्छा, वो फिक्शनल थी, तो बुक फिक्शनल थी, और बुक फिक्शनल होने की वजह से उन्होंने पूरा, राइटर ने एक्चुअल इतने डेप्थ में गया था राइटर कि उन्होंने ब्लूप्रिंट्स तक उसमें पब्लिश किए थे जिस शिप की वो जिक्र कर रहे थे वहाँ पर, टाइटन के नाम से। उस बुक में उन्होंने पूरा सारी चीज़ें उसमें लगाई थी, सब कुछ किया था। और उसके बाद फिर उसके 14 साल बाद टाइटैनिक आई और टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट्स एग्जैक्टली टाइटन से मैच करते थे। और टाइटैनिक भी जो डूबी वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसीज डुबाई गई। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आइसबर्ग के टकराने से शिप 2 टुकड़े में हो गई। और एक सबसे बड़ी बात जो कि ये कॉन्स्पिरेसी है जो जिसका फैक्ट से ज़्यादा दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से वो करता है कि भाई इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका भी हाथ था ये शिप डुबाने में। ये शिप डुबाने में। कैप्टन जो है वो अपेरेंटली इल्यूमिनाटी का पार्ट था। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस बेलफास्ट साउथहैम्पटन से भेजे गए थे अबाउट द रेडार ऑफ बिग आइसबर्ग, लेकिन वो टाइटैनिक पे रिसीव ही नहीं हुए क्योंकि कैप्टन ने वो रेडार का वही बंद करा दिया था। पहले वो मैसेज वैसे मोर्स कोड में आते थे, वो भेजे गए थे, बट उन्होंने रिसीव ही नहीं करे वहाँ पर। 15 मैसेजेस कहते हैं कि बेलफास्ट साउथहैम्पटन के शिप कंट्रोल टावर से भेजे गए थे, 15 मैसेजेस, लेकिन वो 15 मैसेजेस टाइटैनिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसके ऊपर। ये वाली कॉन्स्पिरेसी सबसे कम रियल और रेलेवेंट लग रही है। हाँ, ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी है जिसका शायद कोई सबूत ना हो। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि लोगों को मज़ा आता है कॉन्स्पिरेसी बनाने में। तो क्योंकि देखिए कैप्टन जिंदा नहीं है बताने को, इल्यूमिनाटी का कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती है, तो नोबडी नोज, बट एक ये है। और एक बात ये भी है कि उसके आसपास एक शिप थी जो रेस्क्यू कर सकती थी पैसेंजर्स को। 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी टाइटैनिक की सिंकिंग में। वहाँ एक पैसेंजर शिप थी आसपास जो रेस्क्यू कर सकती थी, पर उनको ये मैसेज गया था कि क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी, तो उनको ये मैसेज गया अपेरेंटली कि ये एक एनिमी शिप है जो SOS भेज रही है, क्योंकि वहाँ पहले SOS वो फ्लेयर गन से होते थे, राइट। SOS भेज रही है तो उस पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए। अच्छा, जब उसके कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि यार इतने SOS जो हैं किसी एनिमी शिप से नहीं आ सकते, और जब उन्होंने पानी में देखा कि लोग दिख रहे हैं दूर से और उससे देखा, तब उन्होंने रिस्पॉन्ड करके वहाँ गए, तब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया जो बोट्स में थे। उस वक्त तक बहुत सारे लोग डूब चुके थे ऑलरेडी। सो ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी शिप जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बनाया गया था, अनसिंकेबल बनाया गया था, वो एक आइसबर्ग के से टकराई, हेड ऑन कोलिजन भी नहीं हुआ था, साइड से ब्रूज हुई थी। ब्रूज होने के बाद वो इतनी बुरी तरह डैमेज हो गई तो टूट गई, बीच में से टूट गई। 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मरे, और वो 3 लोग भी मरे जो फेडरल बनाने के अगेंस्ट थे। उसके बाद से आज तक भी JP मॉर्गन इज लीडिंग इन फाइनेंस इन US। आज भी उनकी एक कंपनी ने बैंकरप्सी भी फाइल की थी जब रिसेशन आया था, पर उसके बावजूद उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, दे आर फ्लरिशिंग, मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स राइट नाउ। सो राइट नाउ JP मॉर्गन हैज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन मैनी कंपनी, मतलब इलॉन मस्क की कई कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है। दे आर इन्वेस्टर्स नाउ। जो लोग बच गए थे बेसिकली, तो उनकी भी कुछ आपने कुछ फुटेज या कुछ इंटरव्यूज ऐसा कुछ है उनका, वो लोग क्या कहते हैं? उनके देखिए उस वक्त तो उनकी तो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी कि बचना है, लेकिन हाँ उनका कहना ये ज़रूर है कि उनके भी समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी शिप को आइसबर्ग दिखा कैसे नहीं। जो लोग बोर्ड पे भी खड़े थे,
कुछ लोग बोर्ड पे खड़े होते हैं, कुछ लोग अपने उसमें खड़े थे, तो उनका भी कहना है कि उनको भी दिख गया था। तो शिप ने कुछ कंट्रोल क्यों नहीं किया उसको? ठीक है। दूसरी बात यह कि उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसी थी कि इतना ठंडा पानी था कि लोग पानी में कूदें तो मरेंगे और शिप में रह गए तो मरेंगे। तो उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसी थी लोगों की कि उस वक्त कुछ और सूझ नहीं रहा था उनको। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, फ्लेयर गन्स फायर करती हुई दिखी थी, सब देखा गया था, और लोगों को लग रहा था कि कोई हेल्प आ जाएगी, कोई हेल्प आ जाएगी। कोई हेल्प नहीं आई। आई थिंक 4 से 4.5 घंटे कोई हेल्प नहीं आई थी। उस वक्त तक आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके थे, डूब चुके थे, और नहीं तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे पानी में और उनकी डेथ हो गई थी। जो लोग बोट्स में आए थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, कुछ थीं, वो सर्वाइव करी थी। आई थिंक कुछ 101 लोग थे जो सर्वाइव करे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अच्छा, अनसिंकेबल बनाने की वजह से उसमें नंबर ऑफ रेस्क्यू बोट्स जो थी वो भी कम रखी गई थी, कि ज़रूरत ही नहीं है। जब जिस शिप में आप 2000 के आसपास लोग लेके जा रहे हो, क्रू वगैरह मिला के, उसमें आप इतनी बोट्स रखोगे कि सबको निकालना पड़े, उतनी बोट्स होनी चाहिए। लेकिन उनके पास नहीं थी, ना उतनी लाइफ जैकेट्स थी, क्योंकि वो अनसिंकेबल थी, तो ज़रूरत नहीं थी। तो ये तभी होता है जब आप कॉस्ट सेव कर रहे हो। कॉस्ट सेव क्यों करोगे? अगर आपको सबसे बड़ी शिप लॉन्च करनी है और लग्जूरियस करनी है, तो आप कॉस्ट सेव नहीं करोगे, आप वहाँ से पैसा उठाओगे, लोगों से पैसा लोगे, इतने महंगे टिकट रख के आप लोगों से पैसा लोगे। इधर आप बेस्ट ऑफ द चीज़ दोगे। 5 स्टार होटल्स का यही है ना, आप बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दोगे, उसी का आप ज़्यादा पैसा लेते हो। वो अगर ऐसी बात थी तो वो क्यों नहीं करा गया? कॉस्ट सेव क्यों करी गई? लाइफ जैकेट्स कम क्यों थी? कहने को तो ये है कि जी अनसिंकेबल थी इसलिए थी कम, बट ऐसा नहीं हो सकता। एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी की गाइडलाइंस होती हैं, जिसके बेस पे आपको लाइसेंस मिलता है। तो वो लाइसेंस कैसे मिला इनको, अगर कम लाइफ बोट्स थी तो, और कम लाइफ जैकेट्स थी तो? क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर जेपी मॉर्गन इन्वॉल्व थे। कहते हैं कि उनका शुरू से ही प्लान ये था। बताओ, इतना पैसा लगा के शिप डुबवाने का प्लान, डुबाने का। क्योंकि सी, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, आज की डेट में जो कंपनीज अपेरेंटली लॉसेस में हैं, उनके ही ओनर सबसे ज़्यादा रिच हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन इज इन लॉसेस, बट जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट? ये तरीके उस वक्त से चल रहे हैं। तो उनको डुबाने का मकसद ये था कि जो लोग, एक तो लोगों का पर्सपेक्टिव था, प्लस इससे उनकी इंटरनल फाइनेंसेस में क्या फ़र्क पड़ा, उनको क्या चीज़ फंड करनी थी। बाकी लोगों से उन्होंने फिर, बाकी जो वेल्दी लोग थे उनको एक जगह इकट्ठा करके उनसे पैसा लिया गया, उस पैसे से फिर पैसा बनाया गया, फिर इंश्योरेंस क्लेम भी हुआ, डबल से ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम मिला, जितने की पड़ी उससे ज़्यादा का उनको तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, पैसा तो उनका रिकवर हो ही गया, बेचारे लोगों की जान चली गई। सो टाइटैनिक एक ऐसा हादसा है जो मेरे हिसाब से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। पर आपके हिसाब से क्या, कौन सी थ्योरी आपको लगती है सच होगी? यार देखो, मेरे हिसाब से, अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे, कि मेरे हिसाब से तो ये फेडरल रिजर्व वाली सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, क्योंकि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं। ये तो फैक्ट है, और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वो वाइट स्टार क्रूज़ ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जेपी मॉर्गन से उठाए थे टू कंस्ट्रक्ट। फ़ोटोज़ हैं ऐसे कि जो तीनों शिप बननी शुरू हुई थी, ओलंपिक, ब्रिटानिक, टाइटैनिक, और ये तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है 5 स्टार क्रूज़ के कि 3 शिप्स होंगी। और प्लस फिर 1913 में फेडरल होना, 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर शुरू होना, राइट? ये टाइमलाइन एकदम सही ये बैठी है। टाइमलाइन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। तो इसके अलावा कोई और कॉन्स्पिरेसी शायद सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हो। जो 1998 में बुक आई थी, द शिप दैट नेवर सैंक, वो भी हो सकता है कि कुछ हद तक सही हो। सो जो जेपी मॉर्गन वाली है और जो शिप एक्सचेंज करने वाली है, ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकती हैं कि आपने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता था कि आप पैसा उससे कमाओगे और आप वो पैसा कुछ गलत चीज़ों में फंड करने में लगाओगे, लेकिन क्योंकि ओलंपिक का एक्सीडेंट हो गया विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, तो उसको एक्सचेंज करके डाला गया वहाँ पर, और ओलंपिक सिंक हुई एक्चुअली में, और उसका इंश्योरेंस क्लेम भी मिला और फिर उसमें आपका डबल फ़ायदा ये हुआ कि फेडरल रिजर्व भी बन गया,
क्योंकि वो तो हो सकता है कि ये भी हो कि जब उनको पता था कि शिप सिंक होगी तो उन तीनों को जानबूझ के उस शिप में डाला गया हो। हाँ, पता तो था कि वो सिंक होने वाली है क्योंकि वो शिप ऑलरेडी डैमेज थी और क्योंकि उस रास्ते पे ऑलरेडी आइसबर्ग्स वगैरह थे तो ये तो होना ही था। और ये भी कहते हैं कि जेपी मॉर्गन खुद होने वाले थे उस शिप पे पर लास्ट मिनट कैंसिल। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि किसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने जेपी मॉर्गन का टिकट डाला है, उनका इनवाइट डाला है, जो टाइटैनिक में उनको इनवाइट किया गया था विद फैमिली। तो जेपी मॉर्गन भी उसमें होने वाले थे बट वो लास्ट मोमेंट किसी वजह से उनका कैंसिल हो गया। लेकिन वो 3 लोग जो थे वो पूरी फैमिली के साथ थे और उनकी फैमिली में से कोई नहीं बचा था। तो ये भी हो सकता है कि उनको पता था कि शिप जो है सिंक होने वाली है और इनवाइट किया, क्योंकि भाई उस वक्त का सबसे बड़ा पीआर इवेंट था ये कि एक अनसिंकेबल मोस्ट लग्जूरियस शिप जा रही है तो उस कंट्री के सबसे बड़े लोग तो जाएंगे ही उसमें, राइट। तो उनको इनवाइट किया गया, भाई आइए प्लीज़ एक्सपीरियंस टाइटैनिक एंड ऑल दैट शिट, ये सब भी हुआ। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली उनके लिए एक छुट्टी भी थी और उनकी फैमिली को वहाँ बुलाया गया और सब किया और इन्होंने बैकआउट किया बिकॉज दे नो कि वो सिंक होनी थी। और ये भी हो सकता है कि वो रेस्क्यू शिप को आदेश दिया गया हो कि आप रेस्क्यू नहीं करोगे, क्योंकि उनको ये था कि अगर रेस्क्यू हो गए तो ये हो सकता है कि भाई क्योंकि अमीर हैं, पैसे दे के बोट में बैठ गए हो, कुछ हो गया हो, रेस्क्यू नहीं होने चाहिए। करेक्ट। सर हम कॉन्स्पिरेसीज की बात कर ही रहे हैं, टाइटैनिक के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। एक और फ्लाइट के बारे में बोला जाता है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी पूरे यूट्यूब पे हर जगह रही है हमेशा से, इतने सालों से। MH370 वो डिसअपीयर हो गई थी फ्लाइट। हाँ राइट। तो उसके बारे में आपने रिसर्च करा है? हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है मैंने। उसमें भी ये है कि 8 मार्च 2014 को वो कोलालमपुर से टेक ऑफ हुई थी बीजिंग के लिए। हाँ, और तकरीबन 228 के आसपास 280 के आसपास उसमें पैसेंजर थे फ़्लाइट में। और उसके बाद वो फ़्लाइट तकरीबन 40 मिनट बाद उड़ने के डिसअपीयर हो गई थी। और डिसअपीयर भी क्या हुई थी कि जो ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर्स होते हैं उस पे अचानक से उसका सिग्नल गायब हो गया, रडार सिस्टम से वो गायब हो गया। रेडार सिस्टम से गायब हो गया। वेब सीरीज भी बनी है इस पे। वेब सीरीज़ भी बनी है, इस पे काफ़ी कंटेंट बन चुका है और हर उस पे अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। मोस्टली तो ये कहा गया कि ओशन में ही कहीं गिरी है। देखिए उसके पूरे पार्ट्स तो अभी तक मिले नहीं हैं और उस पे तकरीबन 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने करी हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की हुई थी, जिसमें इंटरनेट पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे। उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था। तकरीबन $160 मिलियन उसमें खर्च हुए थे लेकिन उस रिसर्च कमेटी को एक भी पुर्जा उसका नहीं मिला था। और 3 इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं जिसमें से लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ पार्ट्स इंडियन ओशन में मिले, जिसमें कहा जाता है कि जो MH370 के हैं, बट उसकी भी पुष्टि अभी तक ये नहीं हुई है कि एक्चुअली 370 के हैं। चौंका देने वाली बात जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आई वो थी मलेशियन गवर्नमेंट की, मलेशियन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन। जो इतना बड़ा हादसा किसी कंट्री के प्लेन के साथ अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कई महीने कुछ साल भी चल सकती है और उसका कंक्लूजन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गवर्नमेंट शांत नहीं बैठती। उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने के अंदर बंद कर दी थी और कहा जाता है कि उन्होंने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए कि क्या उनकी रिसर्च थी, क्या था। आनन फानन में रिसर्च जो है वो इन्वेस्टिगेट की गई, टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके डॉक्यूमेंट किसी और रिसर्च टीम के साथ भी शेयर नहीं किए गए कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या है। बिकॉज बाहर के लोग जितने इन्वेस्टिगेट करेंगे वो तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। उनके अपने सिटीजन्स बहुत सारे वहाँ से निकले हैं, कोलालमपुर से, उनके अपने सिटीजन्स की बात है, वो कैसे ऐसे पीछे हट सकती है। लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन मात्र 1.5 महीना चली और उसके बाद वो बंद हो गई और उस इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट किसी भी बड़ी रिसर्च टीम के साथ शेयर नहीं किए गए और मलेशियन गवर्नमेंट ने इनफैक्ट मना किया कि वो शेयर नहीं करे जाएंगे। ना तो वो डीक्लासीफाई हुआ आज तक, तो बता भी नहीं कि क्या है उसमें क्या नहीं है।
ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी आई है उसके बारे में कि एलियन ने ही अबडक्ट कर ली पूरी फ्लाइट, ऐसी ये रैंडम। तो देखिए कॉन्स्पिरेसी ही है, मतलब हाँ ये तो एलियन ने अबडक्ट कर लिया, क्योंकि जब किसी चीज़ का सुराग नहीं मिलेगा तो फिर आप कुछ भी बोल दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि वो बेसिकली हुआ क्या था, जब वो फ्लाइट उड़ी थी तो उड़ने के तकरीबन 25-30 मिनट बाद मलेशियन कोलालमपुर टावर से MH370 कोड गुड नाइट करके एक मैसेज किया था। वहाँ से मैसेज आया था MH370 येस मैसेज रिसीव्ड गुड नाइट, जबकि जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बोलनी होती है पायलट को कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। ये लास्ट वर्ड्स थे जो ब्लैक बॉक्स में थे, जो ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, सॉरी ब्लैक बॉक्स नहीं, जो मलेशियन टावर से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें ये लास्ट वर्ड्स थे। ब्लैक बॉक्स तो रिकवर हुआ ही नहीं कभी। वो तो प्लेन ही गायब हो गया, तो ब्लैक बॉक्स। एक थ्योरी ये भी है कि हाईजैक कर लिया गया था, क्योंकि 40,000 फीट पे उस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था नॉर्थ की तरफ। शार्प टर्न इतना शार्प था कि वो ऑटो पायलट पे लेना इम्पॉसिबल था, तो वो लिया गया होगा मैनुअली लिया गया। इसका मतलब पायलट्स ने लिया। 2 पायलट थे, एक 27 साल के थे जिनकी वो पहली फ्लाइट थी कमर्शियल, उससे पहले वो चार्टर प्लेन उड़ाया करते थे, और एक जहरी अहमद करके थे जो मेन पायलट थे, जो उनके कमांडर थे। जहरी अहमद ने ही मैसेज भेजा था ये। अब जहरी अहमद मलेशियन एयरलाइंस के पिछले 12 साल से 15 साल से प्लेन उड़ा रहे थे, उनको प्रोटोकॉल सारे पता थे, तो फिर उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिस करी, और फ्लॉलेस रिकॉर्ड था उससे पहले उनका, तो वो फ्रीक्वेंसी क्यों मिस हुई। प्लस वो शार्प टर्न क्यों लिया गया, अपने जो उनका सेट रूट था उस रूट से टर्न क्यों लिया गया, क्या ऐसा दिखा, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने टर्न लिया, क्यों ऐसा किया गया, नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात, 40,000 फीट पे उड़ने की इजाज़त ही नहीं थी उसको उड़ना था 25 से 30,000 फीट पे। 40,000 फीट के लिए वो इट वॉज बोइंग 777 जो प्लेन था। बोइंग 777 को उस वक्त 25 to 30,000 फीट के ऊपर उड़ने की इजाज़त नहीं थी। ये 40,000 फीट पर उड़ा था, क्यों, किस लिए? बहुत सारे रेडार्स उस वक्त ऐसे थे जो 40,000 फीट पे काम भी ना करें। प्लस उस हाइट पे जो आपका नेवल थी दूसरी कंट्री की, इंडोनेशिया की जो नेवल शिप्स थी, उनके रेडार पे एक अनआइडेंटिफाइड ब्लिप के तरीके से आया था ये। तो एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड ब्लिप आया था तो इसको आनन फान में शॉट कर दिया गया। अच्छा। और क्योंकि ये एक कोलोसल मेस और मिस्टेक थी जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई, इसको कभी सामने लाया नहीं गया कि क्या मिस्टेक हुई है, वरना वॉर छिड़ सकती हैं कंट्रीज में। बट इंटरनली तो पता होगा। इंटरनली आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने में ख़त्म हो जाना और उसका फिर सामने ना आना, ये सबसे बड़ा ब्लैक वो है। प्लस 2 पायलट जो आपके उसमें बैठे हैं कॉकपिट में, कॉकपिट को प्रेशराइज उससे बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी फ़्लाइट के लिए। और कॉकपिट में कैमरा भी लगा हुआ था जो उसका जो टावर है मलेशियन टावर, उससे मॉनिटर किया जाता है। तो हाईजैक अगर होता तो उनको उस वक्त पता लग जाता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके रेडार से जब गायब हुआ प्लेन, उसके 2.5 से 3 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, 12:42 पे टेक ऑफ करी थी रात के, तो आई थिंक टावर में कोई था नहीं या वहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करी। 2.5 से 3 घंटे तक किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि रेडार से गायब हो गई। जब इन्फॉर्म किया गया उसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए कि फ़्लाइट को ढूंढा जाए क्या है क्या नहीं है। और जेट्स तो बेसिकली प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी ऐसी या तो हाईजैक का वो आता है या फिर आपका अगर रेडार से गायब हो जाती है तो जो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एयरफोर्स होती है उसके 1 से 2 जेट उस डायरेक्शन में भेजे जाते हैं ताकि आप देखो कि क्या है, ठीक है, और उससे एक डिस्टेंस बना के रखे जाते हैं सो दैट इफ़ इट इज़ अ हाईजैकिंग तो ऐसा ना हो कि वो लोग कुछ कर लें, ठीक है। बट जेट्स उड़ाए जाते हैं तो प्रोटोकॉल वो फॉलो हुआ, लेकिन 3 घंटे बाद, 3 से 3.5 घंटे बाद, उस वक्त तक वो प्लेन कहाँ गया क्या नहीं गया कुछ नहीं पता। उस रूट पे उन जेट्स ने चले गए, चक्कर लगाए, लेकिन उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं लगा।
ना उनके रेडार में आए, ना उनको दिखे, ना उनसे कुछ वो हुआ। इनफैक्ट कहा जाता है कि उन जेट्स ने लो हाइट और एक्सट्रीम 40,000 दोनों पे उड़ान भरी, लेकिन उनको नहीं दिखा ना तो कुछ। भाई आप अगर गिरी भी है फ्लाइट और अगर 3 घंटे ही हुए हैं, तब भी आप कहीं तो डेबरी देखोगे उसकी। एकदम से 3 घंटे में तो नहीं सारा का सारा वो हो जाएगा, कहीं तो डेबरी दिखेगी, कुछ तो दिखेंगे, कुछ लोग की लाशें तैरती हुई दिखेंगी, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं था। तो अगर वो इंडियन ओशन में गिरी तो लोगों की लाशें कहाँ गई? चलो मान लिया प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो इतने डीप चले गए, नहीं मिल रहे, लाशें तो ऊपर आ जाती हैं, वो क्यों नहीं गई? कहाँ गई? और सबसे बड़ी बात, पायलट का जो अगर उनको हाईजैकिंग थी या कुछ ऐसा उनको दिखा तो डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया? उनके पास एक बटन होता है जिसको दबाते डिस्ट्रेस सिग्नल चला जाता है, SOS चला जाता है, वो क्यों नहीं भेजा गया? सर वो जो प्लेन के पार्ट्स मिले थे इंडियन ओशन में, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे कि वो MH370 के ही हैं, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू पीपल है रिसर्च जो पब्लिक डोमेन में है कि वो उसके हैं। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किए हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। गवर्नमेंट तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, जो पहली कमीशन हुई जिसमें एक $160 मिलियन खर्च हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन पे, नेक्स्ट कमीशन आई फिर से कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक कंपनी थी जो ओशन एयरलाइनर्स के नाम से, कि वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनके साथ हुआ था नो फाइंड नो फी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो गवर्नमेंट से फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट को शायद ये पता था कि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो पैसे खर्च करने का फ़ायदा क्या? पहली इन्वेस्टिगेशन में पैसा इसलिए खर्च किया गया कि भाई पब्लिकली दिखाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है अपने लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरी रिसर्च में उन्होंने पैसा तक खर्च नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्च नहीं किया। उस कंपनी ने अपना पैसा लगा के ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन जितने ज़ोर शोर से शुरू करी थी उतने ही जल्दी उन्होंने बंद भी कर दी, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो शॉट भी हुई है तो लोगों की लाशें कहाँ हैं? करेक्ट। प्लेन अगर पानी में डूबा, लाशें अगर होती हैं तो वो तो ऊपर आ जाती हैं, जैसे टाइटैनिक का हुआ था। लोग डूबे थे, बट क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो फूल जाती है तो इट कम्स अप। कोई एनिमल भी तो खा सकता है। कितने 280 लोग थे। एक तो हो सकता ऊपर आ जाए। 280 लोग थे। चलो मैंने कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में नहीं आई, लेकिन जब वो जेट्स उड़े थे उनको क्यों नहीं दिखा कुछ? तो ये गए कहाँ? और वो शार्प टर्न क्यों लिया गया सबसे ज़्यादा? वो भी हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पे। तो अब आप सोचें उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो अंदर बैठे होंगे। MH370 का आज तक भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन जो 3 रिसर्च कमिटीज़ हुई हैं आज तक, आखिर वाली एक और ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उन्होंने रिसर्च करी थी, जिनको इवेंचुअली कुछ पार्ट्स मिले, ठीक है, जिसकी उनको मलेशियन गवर्नमेंट से फाइनेंशियली भी वो हुआ, बट उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। उनको ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, उनको कोई लोगों का शव नहीं मिले, कोई ढांचा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। बट वो एक्चुअली उसी फ्लाइट के ही थे पार्ट्स जो उनको मिला। वही तो उनके अकॉर्डिंग थे, गवर्नमेंट से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई उनकी। उनके अकॉर्डिंग थे कि उन्होंने जो प्लेन का ब्लूप्रिंट था, जो प्लेन के फ़ोटोज़ थे, जो प्लेन का नक्शा था, वो सारी चीज़ें थी। बोइंग 77 मलेशियन गवर्नमेंट का वो, मतलब मलेशियन एयरलाइन, वो सब था उनके हिसाब से। कुछ विंग के पार्ट और कुछ बैक उस टेल के पार्ट मिले थे उनको, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात कि वो मिले। अच्छा, प्लेन तो एक साथ ही गिरेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कॉकपिट कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा, राइट? तो फिर क्यों नहीं मिले साथ में बाकी पार्ट्स? चलो मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने उड़ा दिया फॉर एग्जांपल, फिर मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, पार्ट्स अलग अलग जगह मिल सकते हैं। बट जो रिसर्च कमेटी थी उन्होंने 35 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढा था। 35 किलोमीटर के रेडियस में नहीं मिला, सिर्फ 2 से 3 पार्ट मिले। ऐसा कैसे? अब क्या ये सिर्फ पार्ट्स दिखाने के लिए बनाए गए कि जी मिल गया कुछ? पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और पैसे गवर्नमेंट से ले लें, या फिर एक्चुअली मिले हैं, नहीं पता। एक थ्योरी तो ये भी है कि वो, विच इज़ ऑल्सो वेरी नॉन बिलीविंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप एक वार्म होल कैसे क्रिएट होता है? जब स्पेस और टाइम बेंड होता है। स्पेस एंड टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्पेस है, ये टाइम है,
अब ए से बी जा रहे हो, अब इसको मोड़ दोगे और यहाँ से छेद करके यहाँ से निकालोगे, तो दैट मीन्स यू आर बेंडिंग स्पेस एंड टाइम. बिकम्स अ पोर्टल. इट बिकम्स अ पोर्टल, इट बिकम्स अ वर्म होल. एक कहते हैं कि वहाँ कोई वर्म होल क्रिएट हुआ है जिसमें MH370 चला गया. इसके बारे में सुना पर ये बिलीवेबल नहीं है. ये बिलीवेबल इसलिए नहीं है, और ऐसी फ्लाइट भी तो थी जो किसी और ईयर में उड़ी थी, किसी और ईयर में लैंड हुई. वो तो एक अलग ही, वो अलग वो है, वो फ्लाइट ही वो भी यही कहते हैं कि वो वॉर्म होल में घुस गई थी. हाँ, वो 33 इयर्स लेटर, हाँ, 33 इयर्स लेटर आई थी. मैनिफेस्ट जो वेब सीरीज है उसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ थी. वो उसी के ऊपर बेस्ड है, फिर उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा फिक्शनलाइज किया है. वो 33 इयर्स लेटर वो लैंड करी थी. उसमें लोगों के पास मोबाइल तक नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि क्या हो गया है अंदर, क्या हुआ है. सो वो ऐसा क्यों है, दैट इज़ समथिंग टू बी सीन. बट एज फार एज MH370 इज़ कंसर्न कि ये उनका कहना है कि वॉर्म होल में चली गई और उसके बाद नहीं पता कि कहाँ है. क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, कुछ भी आप कर लें, आपको कुछ पार्ट्स उसके कहीं ना कहीं मिलते हैं. उसके बाद इंडोनेशियन एयरलाइंस का 2018 में एक और प्लेन क्रैश हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ से मलेशियन एयरलाइन गायब हुई थी. उसके सारे पार्ट्स मिले, उसमें कुछ सर्वाइवर भी थे, वो भी मिले, उनकी जो लाशें थी बाकियों की उनकी वो भी मिली. तो उसका क्यों नहीं मिला? रूट तो वही था. ऐसा क्यों हुआ कि वो नहीं मिला? सो पॉइंट सोचने वाली बात यह है कि पायलट्स जो इतना ट्रेंड थे, ख़ास तौर से जो कमांडिंग ऑफिसर थे जो 15 साल से मलेशियन एयरलाइंस उड़ा रहा है, उसने डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा? उसने फ्रीक्वेंसी क्यों फॉलो नहीं करी? उसने वो शार्प टर्न क्यों लिया? क्योंकि वो मैनुअली ही लिया जा सकता है, वो ऑटो पायलट पे नहीं लिया जा सकता. तो उसका मतलब उन दोनों ने मिल के लिया होगा, क्योंकि एक पायलट भी नहीं ले सकता. तो वो क्यों किया गया ऐसा, क्या वजह रही? और इवेंचुअली फिर वो उसके साथ ऐसा क्या हो, या हो सकता है कि वो, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आया कि जब पायलट की रिसर्च हुई, जो पायलट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया गया, तो ये देखा गया कि जहरी जो हैं वो अपने घर में तकरीबन उस फ्लाइट से 2 से 3 महीने पहले उन्होंने एक फ़्लाइट सिमुलेटर लगवाया था अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. और उस सिमुलेटर में उन्होंने सिमिलर फ्लाइट जो कोलालमपुर से उड़ी, उसका सिमुलेटर था उनके पास, और उस सिमुलेटर में लास्ट जो उनका फीड था उसमें ये था कि कोलालमपुर से उड़ी बोइंग 777 और इंडियन ओशन के आसपास जाके वो क्रैश हो गई. उस सिमुलेटर में यही था. तो क्या जहरी वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से उन्होंने खुद क्रैश करवा दिया? अगर ऐसा है तो मलेशियन गवर्नमेंट के पास सारे रीजंस हैं इसको छुपाने के, कि आप ऐसे पायलट को कैसे हायर कर सकते हो, या कैसे रख सकते हो, या कैसे इतनी बड़ी फ्लाइट उसको चलाने को दे सकते हो. क्योंकि इनका साइकिक एवेल्यूशन होता है, हर फ्लाइट से पहले होता है. कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर, हर उसमें इनका पायलट्स का साइकिक इवैल्यूएशन होता है. बिकॉज इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी है आपके पास, आपका साइकिक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है. तो क्या ये वजह थी मलेशियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन बंद करने की? क्योंकि जहरी जो हैं वो पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उनकी वाइफ जब उनको छोड़ के गई थी अपेरेंटली, जो उनकी प्रॉब्लम थी, उसके बाद ही उन्होंने वो सिमुलेटर लगवाया था अपने घर में. अच्छा, उसके बाद ही उन्होंने वो सब सिमुलेटर में किया था. ये वाला एंगल नहीं देखा था मैंने, कभी सुना नहीं है वाला. ये सबसे बड़ा बिलीवेबल एंगल है. लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि पार्ट्स कहाँ गए? या तो ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पार्ट्स मिले हों, लेकिन पब्लिक नहीं किए गए कभी. पहली ही रिसर्च टीम को शायद मिल गए हों, इसलिए $160 मिलियन का खर्चा भी हुआ, जिसमें शायद बहुत लोगों को पैसा खिलाया गया और मुंह बंद रखने शांत का. हो जाओ, नहीं आएगी बात बाहर. राइट. तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद कभी आंसर नहीं हो सकते. अब वो वार्म होल में गई, या सिंक होल में गई, या वो शॉट डाउन कर दी गई. क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकल के आया था कि उसको शॉट डाउन ही किया गया है बाय इंडोनेशियन नेवल पीपल, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड वो था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. तो उसको हो सकता है शॉट डाउन कर दिया, बट शॉट, फिर वही क्वेश्चन आता है, तो पार्ट्स कहाँ गए? और फिर मलेशियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? उनके पैसेंजर्स को, उनके सिटीजन्स को आपने मार दिया, हाउ कैन यू नॉट रिटेलिएट? ये तो मुद्दा उठाते ही हैं वो लोग यूएन में, और इधर उधर उठाना चाहिए. लेकिन पायलट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बिलीवेबल है, बिकॉज कोई पायलट अगर इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो और उसके सिमुलेटर में भी वही चीज़ें हों, तो फिर जैसे जो 9/11 के लोग थे,
उस बंदे ने भी जो प्लेन उड़ा रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो घुसा था, उसने भी फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करी थी। एक अमेरिकन फ्लाइट सिमुलेटर स्कूल में फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करी थी उसने भी। तो इन्होंने अपने घर में सिमुलेटर क्यों लगवाया? और वैसी ही फ्लाइट बोइंग 777 ही उड़ाकर उसको क्रैश कराना, वो भी सिमुलेटर में क्यों क्रैश कराओगे भाई आप? सही बात है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो शायद उनकी मौत के साथ उनके साथ चले गए। सही बात है। और या ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें इसलिए भी हो कि भाई मलेशियन गवर्नमेंट अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए पायलट पे ज़्यादा, जो मर जाता है उसको आप इसको स्केपगोट बना लेते हो ना, फिर वो पलट के आएगा तो है नहीं कुछ बोलने, ये भी हो सकता है। सो इट्स वेरी ग्रे एरिया। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ना कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता। 9/11 के ऊपर ही इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी बहुत थ्योरी है, उसमें तो बहुत है यार, वो तो बात करने बैठेंगे वो कंट्रोवर्सी भी हो जाएंगी कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा तो एक वो भी बड़ा फैक्टर है। तो उसकी जो चलती हैं वो तो बहुत है, वो आज तक भी चली रही हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारी फिल्म्स आ चुकी कोई हैं। कहता है कि कभी टूटी नहीं थी या वहाँ बिल्डिंग थी ही नहीं। बिल्डिंग तो थी, हाँ ये भी कॉन्स्पिरेसी है। बिल्डिंग तो थी। तो थी, वो क्रैश ये तो तूने बहुत तगड़ी बात बता दी ये हाँ ये भी रील आ रखी है भाई, कोई बिल्डिंग थी नहीं, वो टकराया ही नहीं, ये भी। अब ये तो देख कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पागल ही था, होगा जिसने बनाई होगी थ्योरी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, ट्विन टावर्स थे, ये तो है ट्विन टावर्स थे, लेकिन बहुत बड़ा वो है कि मतलब फॉरगेट अबाउट अमेरिका, इंडिया में कोई अगर हाई राइज बिल्डिंग है, नोएडा की लगा लो, 40-40 फ्लोर की हैं, उस पर भी अगर ऊपर कोई प्लेन टकरा जाए तो बिल्डिंग ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे गिरेगी। वो बिल्डिंग ऐसे गिरी हैं सारी। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। तो उस पर तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद कभी आंसर नहीं हो सकते और होंगे भी नहीं। सही बात है। पर ये मलेशियन फ्लाइट MH370 आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ नया और निकल आएगा। इतने सारे लोगों ने रिसर्च करी है। अच्छा, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आपस में ही रिसर्च कर करके कुछ ना कुछ करके, सो कुछ एक ग्रुप बना था मलेशियन लोगों का, जिसमें बाहर के लोगों ने भी ज्वाइन किया। फिर वो लोग अपनी ही थ्योरी बताते हैं कि भाई, वो क्या बताते हैं? वो भी यही बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी थी, वो प्लेन उड़ने की हालत में था नहीं, मलेशियन एयरलाइंस लॉस में जा रही थी, और उन्होंने जो है इसके ज़रिए फिर एक एक ग्लोबल वो किया है मलेशियन एयरलाइंस को रिवाइव करने का। क्योंकि फिर कई लोगों में चुल होती है ना कि यार अब मलेशियन एयरलाइंस में मुझे बैठना है, देखूं क्या होता है। PR एक्टिविटी टाइप की। बिकॉज PR नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, PR इज़ आफ्टर ऑल PR। व्हाट रबिश भाई, इतने लोगों को मरवा रहे हैं। हाँ यार, अपने फ़ायदे के लिए, मतलब हमारी तो सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके और आगे से इन लोगों की सोच शुरू होती है भाई। जो लोग पावर और मनी के लिए करते हैं, उनका हम सोच नहीं सकते क्या क्या वो कर सकते हैं। सो क्या पता ये सच हो, बिकॉज अगर मलेशिया के लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो गवर्नमेंट का देखा ही होगा। और बहुत उसके बाद वहाँ पर एजिटेशंस हुए, धरने हुए, लोगों ने मार्च निकाली, सब किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो करा गया कि इस तरह से कैसे आप छोड़ सकते हो, ऐसे कैसे आप अपनी ही एयरलाइन का जो प्लेन उड़ा उस पर क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही, क्या हो रहा। बहुत किया गया, कोई रिजल्ट निकल गया। सर एक कॉन्स्पिरेसी उसके अराउंड भी चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अराउंड। तो हाँ, उनके डेथ के अराउंड तो बहुत बहुत सालों से है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत मूवीज भी बन चुकी हैं, बहुत मूवीज भी बनी हैं, पर किसी ने भी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा उनकी डेथ को हाईलाइट किया गया। और ये भी कहा गया है कि वो जिंदा हैं, मतलब बहुत टाइम पहले तक ये था तो कि इसकी अभी भी वजह थी जिंदा हैं। उनकी ये 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू ताइवान से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था, जहाँ पर क्रैश हो गया था। उड़ते ही कुछ वक्त बाद वो क्रैश हो गया। कहते हैं कि कुछ जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ, बड़े लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, वहीं पर वो घायल हुए। उनको ताइहोकू ताइपे के एक हॉस्पिटल में रखा गया, जहाँ पर 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर उनकी मौत हो गई थी, ये कहा गया। जापानीज़ अच्छा, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंस की लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पे थी, 1945 की बात है। तो सुभाष चंद्र बोस का विज़न जो था इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा था, वो ग्लोबल था। और इंडियन नेशनल आर्मी INA का उन्होंने जो फॉर्मेशन किया था, उसकी फंडिंग के लिए जर्मनी से लेकर, जापान से लेकर वो हर जगह गए थे। और क्योंकि उस वक्त World War II भी
चल रही थी, ख़त्म हुई थी 1945 के आसपास ही ख़त्म हुई थी। तो अलाइड फोर्सेस जो थे उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का अलाइनमेंट जापानीज़ फोर्सेस की तरफ ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दी अदर फोर्सेस। तो जापानीज़ उनको हेल्प कर रहे थे फंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा। और लेकिन आखिर वक्त में कुछ ऐसा हुआ था कि जापानीज़ अथॉरिटीज़ भी उनके ख़िलाफ़ हो गई थी, क्योंकि इंटरनली कहते हैं कि उन्होंने हिटलर से हाथ मिला लिया था फॉर फंडिंग। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, अब वो करा था नहीं करा था कुछ नहीं पता। बिकॉज हिटलर जो भी था जैसे भी था, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया था, राइट। और हिंदुस्तानी को तो इनफैक्ट ब्रिटिश फोर्सेस में हिंदुस्तानियों को भेजा जाता था टू फाइट अगेंस्ट हिटलर्स आर्मी, राइट, जिसके खिलाफ थे नेताजी बहुत ज़्यादा कि वहाँ हिंदुस्तानी को क्यों भेजा जा रहा है। बट क्योंकि हिंदुस्तान ब्रिटिश रूल में था तो हिंदुस्तान के पास कोई चारे तो था नहीं, राइट। तो उस वक्त इसीलिए नेताजी जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर रशिया से लेकर, उस वक्त क्योंकि सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, सोवियत से लेकर सब जगह वो घूम रहे थे आईएनए की फंडिंग कराने के लिए, अपने गठबंधन इस तरह के बनाने के लिए कि इंडिया को फ़ायदा हो, हिंदुस्तान को फ़ायदा हो। उनका विज़न बहुत बड़ा था। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो उनका विज़न सिर्फ इंडिया को आज़ाद कराना नहीं था, उनका विज़न इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने का था। सिर्फ आज़ाद करके कुछ होता नहीं उनके सॉर्ट। और आई थिंक यही वजह बनी उनकी डेथ की, क्योंकि उनका विज़न कुछ लोगों के हिसाब से इतना बड़ा हो गया था कि बाकियों के जो इंटरेस्ट थे वो ख़त्म हो रहे थे। तो कहते ही हैं कि 1945 18 अगस्त को जब उड़े तो उस वक्त वो बचे हुए थे, कुछ दिन बाद उनकी डेथ हुई। एक कॉन्स्पिरेसी है कि उनको हॉस्पिटल में मारा गया, लेकिन फिर इसका काउंटर करते हुए एक नर्स बाहर आई, ठीक है, अराउंड 1948 के आसपास एक नर्स बाहर आई जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने देखभाल करी थी उनकी, मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, हाँ, मैंने उनकी देखभाल करी थी, आई वॉज द नर्स देयर, और मैंने उस हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करी और मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी, राइट। सो अच्छा, मज़े की बात ये कि 1945 में ये हादसा हुआ। सो जो इन्वेस्टिगेशन पहली हुई वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। इंडिया ने 1956 तक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली इंडिया से लॉन्च नहीं करी सुभाष चंद्र बोस के लिए। पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई 1956 में की गई इंडिया से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश बोस भी शामिल थे, ठीक है। और जो पहली रिपोर्ट सबमिट हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कुछ 90 पेज की रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया था कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ा, तकनीकी ख़राबियों के हिसाब वजह से वो गिरा, जिसमें 8-9 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से कुछ की तो मौके में मौत हो गई, कुछ को हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे उनको मर गए। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो उनकी लाश का क्या हुआ? एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि उनकी अंतिम संस्कार ताइवान में हुआ और उनके जो अस्थियां हैं वो ताइवान के एक म्यूज़ियम में आज भी हैं, ठीक है। लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से वो अस्थियां उनकी हैं ही नहीं, जिसको ताइवान ने सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां बना रखा है, वो किसी और की हैं, ठीक है। अब ये जिंदा हैं का वो कहाँ से आया? सुरेश बोस जो इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पार्ट थे, जिसमें एक कोई एएस खान थे, एक मित्रा थे, 4-5 सीनियर लोग थे आईएएस कैडर के बड़े लेवल, और ये जो है पंडित नेहरू ने खुद सैंक्शन करी थी ये कमेटी। तो सुरेश बोस ने लास्ट मोमेंट पे उस रिपोर्ट पे साइन करने से मना कर दिया, जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, कि मैं इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने ओपनली प्रेस को बयान दिया कि सुभाष 1957 जनवरी में इंडिया वापस आ रहे हैं, इसका मतलब जिंदा है। वहाँ से शुरू हुआ इस बात का वो कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। उन्होंने अपना मौत का वो खुद किया था ताकि वो उनको मारने की जो साजिशें चल रही थी, क्योंकि वो जर्मनी से हाथ मिलाने वाले थे, जापान में और जहाँ चीज़ें चल रही थी उससे बच सकें। पर वो आए कि नहीं इसके ऊपर नहीं, वो एक्चुअली नहीं आए, कोई अपीयरेंस ऑफिशियल नहीं हुआ। लेकिन कई साल बाद, अबाउट
1960s के आसपास 61 या 1962 में एक आदमी को देखा गया ये अपना हिमालयाज़ में, जो एग्जैक्टली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखता था, ठीक है, उससे। और लेकिन वो कहता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ। जब उससे बात करी लोगों ने तो कहता मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो उसका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ थी, वो सेम थी, एग्जैक्टली सेम डेट जिसमें वो बॉर्न हुए थे, उसकी शक्ल मिलती थी, ठीक है। उस वक्त डीएनए टेस्ट तो था नहीं, तो डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता था, लेकिन डीएनए टेस्ट होता भी तो सुभाष चंद्र बोस का डीएनए कहाँ से लाते मैच करने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन जो कहते हैं जो आव भाव था, जो उठने बैठने का तरीका था, जो बात करने का तरीका था, और जो वहाँ पर, अच्छा उस बंदे ने भी वहाँ पर अपना एक गुड बना रखा था, कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर अपना एक वो बना रखा था जो लोगों को लीड करता था चीज़ों में, उसमें। तो वो कहते हैं कि वो नेताजी जो वहाँ आके रहने लगे थे, वहाँ बस गए थे, और कई साल वो नेचुरल डेथ उनको हुई है फिर बाद में। तो ये कॉन्स्पिरेसी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि ब्रिटिश सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो मिस करी थी। वो ये कि उन्होंने ये रिवील नहीं किया था, जो बाद में पता लगा, कि ब्रिटिश सरकार के भी 3 लोग उसमें शामिल थे जिनकी डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है। और वो लोग नेताजी के साथ क्या कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी किसी को, क्योंकि बज़ाहिर दुनिया के हिसाब से नेताजी ब्रिटिश के खिलाफ थे, तो ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या कर रहे थे, वो भी 3 बड़े अथॉरिटीज़, और वो भी जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे थे भाई, क्यों था, क्योंकि जापान और वो आपस में लड़ रहे थे, उसमें क्यों थे ऐसा, वो उनके साथ क्या कर रहे थे, क्या ऐसी बातचीत हो रही थी, क्या ऐसा गठबंधन होने वाला था जो बाकियों को हर्ट कर सकता था इंडिया में या ग्लोबल स्टेज पे। तो ये बात छुपाई गई। प्लस हेलीकॉप्टर जो था उनका, उसमें टेक्निकल ख़राबी क्या थी ये तो कहीं रिपोर्ट में है ही नहीं। भाई आपका क्रैश है, आपके पास टेक्निकल लोग हैं, आप पता करोगे ना क्या ख़राब हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ ख़राब हुई है, वो क्या ख़राब हुआ, किस तकनीक की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अगर वो हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई, तो हॉस्पिटल से बिना किसी को बताए गए, बिना इंडिया को इन्वॉल्व करे, बिना ब्रिटिश सरकार को इन्वॉल्व करे, अंतिम संस्कार क्यों किया गया और किसने किया, और म्यूज़ियम में उनकी अस्थियां क्यों रखी गई, राइट। सो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए फॉर्म करी थी, उनका विजन गांधी जी हों या नेहरू हों या और भी जो लोग थे उनसे बिल्कुल अलग था। वो ग्लोबल स्टेज पे खेल रहे थे, ठीक है। तो उनका ये था कि भाई मुझे ये इंडियन नेशनल आर्मी या इंडिया के लिए फंडिंग जुटानी है, तो मुझे सांठगांठ करनी पड़ेगी। अब चाहे वो हिटलर से मिलना हो, चाहे वो जापानीज अथॉरिटी से मिलना हो, या किसी से भी हो। उसके चलते कौन उनका दुश्मन बना, क्या हुआ, हो सकता है उन्होंने खुद ही अपना नाटक किया हो, ठीक है। और एक थ्योरी सामने आती है कि सुरेश बोस ने जब ये बोला था कि वो वापस आएंगे, ठीक है, तो एक पेपर सबमिट किया था, एक इन्वेस्टिगेशन पेपर सबमिट किया था कि ये मेरे पास सबूत हैं कि वो आएंगे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनको हॉस्पिटल में कभी भर्ती किया ही नहीं गया। अच्छा, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, और उन्होंने उसमें सबूत दिखाया था कि हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स क्यों फेक हैं, राइट। क्योंकि उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का डिस्क्रिप्शन था, वो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन से जो एक्चुअली थे उससे बिल्कुल अलग था। हाइट कम लिख रखी थी, वेट कम लिख रखा था, उनका जो नाक नक्शा था, जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब कम लिखा था उनके जो जब आप फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखते हो तो आपके बॉडी पे जो बर्थ मार्क्स होते हैं या वो होते हैं जो आइडेंटिफाई हो सके जिससे, वो लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अपेरेंटली वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उनकी बॉडी जल वल भी गई थी, सब वो था। तो कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो आइडेंटिफिकेशन उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी वो उनके हिसाब से, सुरेश बोस के हिसाब से बिल्कुल विपरीत थी जो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुआ कि ये सब खराब है, गलत है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं साबित करके रहूँगा कि सुभाष जिंदा है। उसके बाद आई थिंक सुरेश भी कहीं चले गए, सुरेश का भी कोई पता नहीं, ही ऑल्सो वेंट इनटू
थिन एयर, वो कहाँ चले गए। कहते हैं कि वो भी निकल गए थे एंड ही सेटल्ड समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, और वो फिर वापस नहीं आए इंडिया पलट के। क्योंकि जब उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में बोली थी तो उनके खिलाफ सब हर कोई हो गया था। तो उस वजह से जब उन्होंने बात बोली तो उनके खिलाफ सब हो गए, और उस वजह से क्या हुआ कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया इस रिसर्च को या इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। ना फंडिंग मिल पाई, ना सपोर्ट मिल पाया, ना कुछ कर पाए। लेकिन जब उस आदमी को देखा गया वहाँ पर, तब एक और इन्वेस्टिगेशन हुई फिर। हालांकि वो साबित नहीं कर पाए कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी ये देखने के लिए। उस आदमी को सर्वेल किया गया था, सर्वेलेंस लगाई गई थी उसके पीछे कि कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, दिन में क्या क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ें पता करो। कौन है, क्या है, क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पता करो, कौन है। तो वो सारी सर्वेलेंस की गई, लेकिन नहीं पता लगा। वो पिक्चर अभी उनकी है अवेलेबल, लुक अलाइक जो थे उनके? हाँ, उनकी कहीं ना कहीं पिक्चर है, इंटरनेट पे तो है, इंटरनेट पे है। और वो धुंधली सी पिक्चर्स हैं, क्योंकि वो अपनी पिक्चर भी लेने नहीं देते थे किसी को, कोई वो नहीं करने देते थे। और ऑब्वियसली उस टाइम कैमरास भी वो बड़े बड़े कैमरा, वो ऐसे वाले कैमरा थे, कोई ऐसे छोटे वाले तो थे नहीं, तो इतना आसान था नहीं। और ही वॉज सेटल्ड समवेयर इन अ रिमोट विलेज ऑफ हिमालयाज। वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल बात होती थी उस टाइम पे तो। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम तो इक्विपमेंट इतने नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। तो उस शख्स के आने के बाद पिक्चर में सबसे ज़्यादा इस कॉन्स्पिरेसी पे हवा मिली थी कि वो उस वक्त उनकी डेथ नहीं हुई थी। जब वो मिले थे, जब वो लुक अलाइक हाँ मिला, तब सबसे ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले किसी ने यकीन ही नहीं किया इस चीज़ पे। जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी मोहर लगा दी इस चीज़ पे कि वो मर गए, तो सबने माना मर गए। लेकिन जब वो आदमी दिखाई दिया, तब इस चीज़ का वो हुआ कि यार इन्वेस्टिगेशन करो, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, सारी चीज़ें मैच की गई, यहाँ तक कि उनका शू साइज़ भी सेम था। ये बहुत रेयर होता है कि आपका एग्जैक्ट शू साइज़ हो, जिसमें शक्ल भी मिलती हो, जिसमें सब कुछ आपकी ही डेट मिल ऑफ रहा है। बर्थ भी मिलती हो। कुछ ऐसा है नहीं जो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और वही है कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ भी एक मिस्ट्री और एक वो बन के रह गई। और आई एम श्योर भी बाहर नहीं आएगी हुआ क्या। वो नहीं आएगी, क्योंकि देखो वो जिस चीज़ के पीछे थे ना, और जिस चीज़ में उनका वो था, उन्होंने पॉलिटिकली बहुत दुश्मन बना लिए थे अपने। ऑब्वियसली जो वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। और इसीलिए आनंद फानम ने सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। हालांकि ब्रिटिश सरकार को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले करी कि हम पहले करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो वो फर्स्ट वो हो जाएगी, हम डिक्लेयर ही कर हम देते डिक्लेयर ही हैं कर कि देंगे। बात ही खत्म। और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करी, और आई थिंक 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। 90 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें पूरा उन्होंने जर्नी दिखा दी कि अच्छा यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, फिर वो एयरपोर्ट गए, वहाँ उनकी चार्टर्ड फ्लाइट थी जो नहीं हो पाई, फिर वो हेलीकॉप्टर उनको लेना पड़ा, हेलीकॉप्टर में टेक्निकली वो थी, इसलिए उड़ते ही वो बंद हो गया, वड़े वो उन्होंने अपने हिसाब से एक जर्नी बनाई और उन्होंने कर दी, और लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। उसके बाद जितनी कमेटी आई उनको रेफरेंस के लिए भी वही रिपोर्ट दी गई। फिर ऑब्वियसली जब उन्होंने करा तो उन्होंने पूरा एक सबूत भी बनाए होंगे, वो सब चीज़ें की होंगी, लोग प्लांट किए होंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। अगर वो जर्मनी से हाथ मिला लेते और जर्मनी की फंडिंग उनको मिल जाती तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से शायद कुछ साल पहले ही निकल जाती। और वो इंडिया को के लिए फंडिंग ढूंढ रहे थे, अपने लिए नहीं, क्योंकि आज़ाद होने के बाद एक मुल्क को पैसा चाहिए ना भाई चलाने के लिए। आज़ाद तो हो गए, चले गए, बट पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा सारा लूट के ले गए। तो उस चक्कर में उनका विजन वो था। तो अगर वो हाथ मिला लेते और वो सब चीज़ें हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ द रॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश। इस वजह से उन्होंने शायद ये सब किया, वरना पहले ही उनको इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी। और इंडिया ने 1956 तक क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। भाई यार बहुत सारे आपने ऐसे पॉइंटर्स दे दिए कि जिसके बाद ऑडियंस सोचती रह जाएगी। बट मज़ा आ गया आपके साथ एक और एपिसोड करके, और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों अगर आपने ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसी सुनी है, पढ़ा है उनके बारे में, तो ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपको किन्हीं और टॉपिक्स पे पॉडकास्ट चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उन पे आपके लिए एपिसोड लेकर आएँ। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। भाई को आप फॉलो कर सकते हैं, इनके चैनल का यहाँ पर गोल बटन भी आ रहा है,
डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इनके इंस्टाग्राम का भी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था। ये कंटेंट भी बनाते हैं और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज और हॉरर के अराउंड बातें अपने चैनल पे भी करते हैं। आप जाकर ज़रूर इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और बस यार, हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट कर देना, और बस अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।